देखिए, लेट्स स्टार्ट। मैं आगे स्टार्ट करता हूं अपनी क्लास। देखिए, सम्मिश्र संख्या का कार्तीय रूप। Cartesian form of a complex number. Cartesian form of a complex number. So Cartesian form देखिए complex number की Cartesian form. स्टूडेंट, ये जो फॉर्म होती है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप कहते हैं। अब आप देखिए, जब हम इसे प्लॉट करते हैं x कॉमा वाई को, ये कुछ ऐसा होता है x कॉमा वाई, जिसको आप दो तरीके से कह सकते हो। एक तो ऐसे कि एक ऐसी रेखा जो x कॉमा 0 से गुजरती है और x एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी लंबवत है। एक ऐसी रेखा जो 0 कॉमा वाई से गुजरती है और y अक्ष के लंबवत यानी परपेंडिकुलर है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा कार्तीय रूप में x कॉमा वाई आता है। दूसरी भाषा में मैं ऐसा भी कह सकता हूं, x यूनिट अलोंग x एक्सिस, y यूनिट अलोंग y एक्सिस। x इकाई x अक्ष के अनुदिश, y इकाई y अक्ष के अनुदिश, तब मेरा ये बिंदु x कॉमा वाई मिलता है। और ये जो x कॉमा वाई का जो फॉर्म है, जो x कॉमा वाई के रूप में है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे दर्शाता हूं, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या जो है इसका कार्तीय रूप। सम्मिश्र संख्या का कार्तीय रूप यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ सर्किल कहते हैं स्टूडेंट इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, अगर मुझे यही मेरी सेकंड फॉर्म की बात करनी है तो मेरी सेकंड फॉर्म क्या है? ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप। स्टूडेंट, ये कौन सा रूप होता है? ये r कॉमा थीटा वाला रूप होता है। r कॉमा थीटा का मतलब क्या हुआ? पहले मैं आपको बता दूं कि ये r कॉमा थीटा कैसे होता है। जैसे कि मैं आपको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं, फिर मैं बात करूंगा। जैसे मेरे पास ये एक कर्व है, इस कर्व का नाम अपने को पता है? क्या कहते हैं इस कर्व को? ये कौन सा वक्र है? ये कौन सा कर्व है? कौन सा कर्व है स्टूडेंट? ये बिल्कुल सही है, ये कर्व है कार्डियोइड। स्पेलिंग थोड़ी गलत है मगर फिर भी ठीक है, कार्डियोइड। कार्डियोइड या कार्डियोइड जो भी है। तो देखिए ये कैसे बनता है। बेसिकली जैसे यहां पर मैंने कहा था x यूनिट अलोंग x एक्सिस और y यूनिट अलोंग y एक्सिस। x इकाई x अक्ष के अनुदिश, y इकाई y अक्ष के अनुदिश, या इन दो लाइंस का प्रतिच्छेदन। अब यहां पर क्या होता है? r की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है भाई? थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए, थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए r की अलग अलग वैल्यू आती जाएगी।
मगर कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू है 1, तो 1 + 1 2, तो r सबसे बड़ी वैल्यू होगी 2। तो ये r कॉमा थीटा, जब मैं कोई पॉइंट दिखाता हूं स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है r कॉमा थीटा, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे r या ऐसे थीटा, इसका मतलब है इस प्रारंभिक रेखा, इस इनिशियल लाइन, इसे यहां पर इसे वास्तविक और काल्पनिक अक्ष कहते हैं, यानी रियल और इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, या एक्स और वाई एक्सिस कहते हैं, मगर इसे यहां पर प्रारंभिक रेखा कहते हैं। कोई एक्स एक्सिस नहीं, कोई वाई एक्सिस नहीं, प्रारंभिक रेखा। इस रेखा को कहा जाता है प्रारंभिक रेखा। यानी इनिशियल लाइन। और आप कैसे बनाते हो कर्व कि इस इनिशियल लाइन को, इस प्रारंभिक रेखा को थीटा डिग्री घुमाया, इस इनिशियल लाइन को थीटा डिग्री घुमाया, और थीटा डिग्री घुमाने पर कुछ ऐसा आ गया। इस इनिशियल लाइन को थीटा डिग्री घुमाया, यानी ये एंगल है थीटा बेसिकली। और फिर क्या है, मूल बिंदु से r दूरी पर काटा, ओरिजिन से r दूरी पर काटा, और ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो दूरी होती है उसे मॉड z लिखा जाता है, इसीलिए r ही यहां पर मॉड z होता है। मूल बिंदु से कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी, ये r का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, यानी ये यहां आ गया, तो ये पॉइंट r कॉमा थीटा बन गया, और ये r ही मॉड z है। तो तब जाके आपको ये r कॉमा थीटा मिलता है। r कॉमा थीटा का मतलब प्रारंभिक रेखा को थीटा डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से r दूरी पर काटा। अब यहां पर r की सबसे बड़ी वैल्यू, यहां पर r की अगर सबसे बड़ी वैल्यू स्टूडेंट 2 है, तो आप देखिए, अब मुझे नहीं पता कि बेसिकली वो 2 वैल्यू थीटा के किस मान के लिए मिल रही है। अब थीटा के किसी भी मान के लिए वो वैल्यू 2 मिल सकती थी भाई, इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 रेडियस का सर्कल बनाते हैं। 2 त्रिज्या के रेडियस सर्कल बनाने में क्या होगा, यानी किसी भी थीटा पर अगर वो 2 मिल रही है तो उस सर्कल पर आ जाएगा। तो 2 रेडियस तक आप जितने सर्कल बना पाओ उतना अच्छा है। मैंने क्या किया, हाफ रेडियस का सर्कल, 1 रेडियस का सर्कल, 1.5 रेडियस का सर्कल, और 2 रेडियस का सर्कल। अब ये सर्कल पूरा प्रॉपर नहीं है तो उतना प्रॉपर कर्व नहीं बनेगा। ये मैंने आधा रेडियस, 1 रेडियस, 1.5 रेडियस और 2 रेडियस तक के सर्कल बना डाले। अब मैंने क्या किया, जब इतने रेडियस के मैं सर्कल बना चुका हूं, जब इतने रेडियस के सर्कल में बना चुका हूं, तो अब आप देखिए, जब थीटा बराबर 0 था, जब थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 है मतलब प्रारंभिक रेखा को 0 डिग्री घुमाया, और r की जो वैल्यू आएगी यानी मूल बिंदु से उतनी दूरी पर काटूंगा। थीटा 0 है, थीटा 0 तो r की वैल्यू क्या आ गई, 1 + cos 0 क्या होता है 1, 1 + 1 2, तो r की वैल्यू 2 आ गई है। चलो कोई और मार्कर देख लेते हैं। r की वैल्यू 2 आ गई है। जब थीटा 30 डिग्री है, थीटा 30 है, मैंने प्रारंभिक रेखा को 30 डिग्री घुमाया, cos 30 कितना होता है, √3/2। √3/2 का मतलब 1.73/2, √3 1.73 होता है, और इसको बटा करोगे तो 0.86, बटा करना भाग करना आता है, 1 + 0.86 इज 1.86। मैंने 45 डिग्री घुमाया, प्रारंभिक रेखा को 45 डिग्री घुमाए, cos 45 क्या होता है, 1/√2। √2 क्या होता है, 1.41। cos 45 1/√2 होता है, और इसको भाग करेंगे, वो जो पॉइंट हटता है 100 आता है 0.7, 1 + 0.7 इज 1.7। मैंने 60 डिग्री घुमाया, cos 60 होता है आधा, 1 + आधा इज आधा, 1 + आधा इज 1.5, ये रहा 1.5। 90, cos 90 इज 0 एंड 1 + 0 इज 1। 120, cos 120 क्या होता है, cos 120 का मतलब है cos 180
-60, 180 - 60 ही 120 होता है। cos 180 - 60 यानी माइनस cos 60, माइनस cos 60 मतलब माइनस आधा, 1 माइनस आधा इज आधा, 150। वैसे 135 भी कर सकता है, जितने पॉइंट ज्यादा लोगे, जितने ज्यादा एंगल रहोगे उतना एक्यूरेट आएगा। 150 का मतलब cos 180 - 30 यानी माइनस cos 30, माइनस cos 30, और cos 30 होता है √3/2। √3/2 का मतलब यही सॉल्व करके 0.86 आया था, यानी -0.86, तो 1 - 0.86 इज 0.14, सॉरी 0.14, हाँ। और उसी के हिसाब से जब cos 180 आएगा, cos 180 - 1 + 1 0, तो R0 का मतलब मूल बिंदु से 0 दूरी। एंड cos थीटा इज सेम एज cos - थीटा, cos थीटा इज सेम एज cos - थीटा। तो जैसा ऊपर वैसा ही नीचे आ गया, और ये मेरा पोलर कर्व बन गया। पोलर कर्व बनाना सबसे आसान है, सबसे आसान, केवल यही काम करना होता। खतरनाक से खतरनाक कर्व बना लो आप, बट ठीक है, मैं तो अब जस्ट बता रहा था कि पोलर फॉर्म जो r, थीटा है वो कैसे डिजाइन होता है। बेसिकली वो डिजाइन होने का मतलब प्रारंभिक रेखा को उतने उतने डिग्री घुमाते रहिए और मूल बिंदु से उतने दूरी पर पॉइंट आते जाएंगे। उन सभी बिंदुओं को मिलाकर जो वक्र बनेगा वो आपका रिक्वायर्ड कर्व यानी वक्र है। ये हमारा क्या होता है, पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप। अब हमें ध्रुवीय रूप की तरफ बढ़ने वाला हूं, अब मैं बढ़ूंगा ध्रुवीय रूप की तरफ। पर ध्रुवीय रूप में जो वक्र है वो मेरा वो ऐसा बन रहा है। मतलब उसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। इजाजत हो तो अगले पेज पे चलूं। बढ़ूं आगे। तो मैं बढ़ता हूं आगे। अब आप देखिए, अब मैं जब पोलर फॉर्म की बात कर रहा हूं यानी ध्रुवीय रूप की बात कर रहा हूं, तो देखिए क्या है, ये पॉइंट x, y है। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में कहूं, इसका मतलब है x इकाई ऐसे और y इकाई ऐसे। और अगर यही पॉइंट मैं ध्रुवीय रूप में लिखूं तो r, थीटा है। r, थीटा इस फॉर्म में है। इसका मतलब है इस प्रारंभिक रेखा को थीटा डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से r दूरी पर काटा, और मूल बिंदु से r दूरी पर काटा, तो ये ऐसा आ गया। और अब बचपन से हम पढ़ते आए हैं ऐसे में cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू। cos थीटा क्या हुआ, cos थीटा हुआ लंब बटा कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin थीटा क्या हुआ, सॉरी आधार बटा कर्ण, और ये क्या हुआ लंब बटा कर्ण। तो यहां से x क्या आ गया, r cos थीटा, y क्या आ गया, r sin थीटा। y ये आ चुका है, तो ये आपका आ चुका है
देयरफॉर आपका z जो कि x प्लस आयोटा y था वो किस फॉर्म में बन गया है, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। और अगर आप r कॉमन ले लें तो ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये आपका किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप होता है वो ऐसा होता है, जहां r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा लिखा जाता है, और कार्तीय रूप में इसी को क्या लिखा जाता है, x कॉमा y लिखा जाता है। ओके, और जहां पर r क्या होता है, अगर आप इन दोनों को जोड़कर स्क्वायर कर दे तो ऐसा है, तो r क्या होता है, जैसा कि हमने सोचा था r बिल्कुल वैसा है, क्योंकि r का मतलब है मूल बिंदु से दूरी, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इससे जो दूरी है वो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होती है। वही तो मॉड जेड होता था, वही होता था। और यही मैं अगर थीटा निकालना चाहूं और भाग कर दूं, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बटा एक्स, इसका मतलब थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स y बटा एक्स। थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स y बटा एक्स। इस पॉइंट को जब रखा जाता है तो ये पॉइंट कुछ इस प्रकार से प्लॉट होता है, r कॉमा थीटा के जैसा, r कॉमा थीटा के जैसा प्लॉट होता है। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, यानी ध्रुवीय रूप। ठीक है ना। यहां पर ये जो r है इसे मॉडुलस यानी मापांक बोला जाता है, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी, ये मॉड जेड ही तो है। और ये जो थीटा है इसे कोणांक कहा जाता है, इस थीटा को क्या कहा जाता है, कोणांक कहा जाता है। अच्छा देखिए, यहां हेयर r इज इक्वल टू मॉड जेड, मॉडुलस, इसे सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी मॉडुलस कहा जाता है। और थीटा को कोणांक कहा जाता है। कोणांक जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, थीटा और आर के बारे में। ठीक है, विचार करें। अब आप देखिए, सबसे पहले चलो एक चीज और, इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, तथा ये जो मैं लिख रहा हूं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कई इसको ऐसे भी लिख देते हैं आर सिस थीटा। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आर सिस थीटा भी लिखा जाता है, आर सिस थीटा। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने कभी जीवन में एक्सपेंशंस पढ़ी हो, टेलर थ्योरम पढ़ी हो, टेलर प्रमेय पढ़ी हो, तो आप जानते होंगे टेलर प्रमेय से इनके प्रसार, साइन एक्स का प्रसार क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बटा 5 फैक्टोरियल कॉस थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बटा 4 फैक्टोरियल, और ई की पावर एक्स क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बटा 2 फैक्टोरियल। ये टेलर प्रमेय से प्राप्त होते हैं हमें। अगर यही मैं x की जगह आयोटा x बदल दूं तो क्या आ जाएगा, आयोटा x का स्क्वायर
यानी आयोटा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर तो -1 होता है। आयोटा क्यूब एक्स क्यूब, आयोटा क्यूब का मतलब होता है आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वेयर -1 होता है, तो ऐसा। और आयोटा एक्स की जगह आयोटा एक्स बदल रहा हूं, तो आयोटा एक्स की पावर 4 मतलब आयोटा 4 एक्स 4, और आयोटा 4 तो 1 होता है, तो एक्स की पावर 4। ध्यान से देखिए ऐसा, और सॉरी यहां पर एक्स लिख देता हूं। अब अगर आप इन नंबर 1 और 2 को देखें तो cos x प्लस आयोटा साइन x कर दिया जाए, अगर आप cos x प्लस आयोटा साइन करो नंबर, यानी 2 प्लस आयोटा टाइम 1, तो cos x प्लस आयोटा साइन x देखिए 1 तो 1 है, इसमें आयोटा गुना किया तो आयोटा x, cos x तो वैसे ही है, इसमें आयोटा गुना किया है, ये इसी प्रकार है। तो आप देखिए ये तो और कुछ नहीं e आयोटा x है, e आयोटा x है, यानी cos x प्लस आयोटा साइन x और कुछ नहीं होता, e आयोटा x ही होता है। तो एक और तरीके से अपने को पता लगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आयलर फॉर्म, आयलर रूप। अगर ये नोट हो जाए तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब इस थीटा पे चर्चा कर लें, ये थीटा क्या है। मॉड तो हमें पता है, मॉड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मुझे आगे मॉड पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल और केवल थीटा की चर्चा करता हूं। सिस का मतलब है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos में से c उठा लिया, साइन में से s उठा लिया, आयोटा का i लिख दिया। नोटेशन है सिंपल, ठीक है ना, नोटेशन है। ओके, हाँ बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे। हाँ रोहित जी, यस सर, ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप देखिए, मेरी बात सुने ध्यान से। तो इसका मतलब इसे कहा जाएगा आयलर फॉर्म या आयलर रूप। इसने हमारी जिंदगी काफी आसान कर देनी है, इसने हमारी जिंदगी काफी आसान कर देनी है कॉम्प्लेक्स में। भाई ये आते ही समझ लो जिंदगी आसान हो जाएगी कॉम्प्लेक्स में। इसके कारण पेपर के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ ये फॉर्म होते ही। अब आप देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये जो थीटा होता है आपका, थीटा, जब ये थीटा -पाई से पाई के बीच में लाई करेगा तो ऐसे कोणांक को कहते हैं मुख्य कोणांक। यदि थीटा लाइज बिटवीन, थीटा अगर -पाई और पाई के मध्य है, तब इसे मुख्य कोणांक कहते हैं। इसे मुख्य कोणांक कहते हैं। मेन बात है, टोटल 2 पाई का गैप है, 0 से पाई, पाई भी मिला दिया गया, 0 भी, और 0 से -पाई, 2 पाई का गैप लेना था, वो इसको लेके चल पड़े। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या, ट्रिग्नोमेट्री में हम 0 से 2 पाई चलते हैं। जैसे याद करो, मैंने साइन इनवर्स को कराते हुए कहा था कि -पाई/2 से पाई/2 को भी वो प्रिंसिपल ब्रांच ले सकते थे,
मेन बात है 1 1 on 2 होना चाहिए था। वो इसको भी प्रिंसिपल ब्रांच लेके चल सकते थे, वो इसको भी प्रिंसिपल ब्रांच लेके चल सकते थे, बट ठीक है इसको ले ले, क्योंकि बस इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए था, एकाकी और आच्छादक चाहिए था। तो आपको ग्राफ मुड़ने से रोकना था, इस ब्रांच को भी लिया जा सकता था, इसको भी, इसको भी। तो सबने कहा ठीक है, जो मूल बिंदु को रखेगा और पॉजिटिव साइड होगा हम उसे मान लेंगे। तो ये हमारा मुख्य कोणांक हो जाता था। उसी प्रकार कोई भी जो 2 पाई का डिफरेंस रखता है, इस टाइप का, मतलब 0 से 2 पाई तक जाता है, उसे हम क्या ले सकते थे, मुख्य कोणांक। और उन्होंने कॉम्प्लेक्स में इसको ले दिया। और इसे कैसे निरूपित किया जाता है, इसे कैपिटल ARGZ, कैपिटल ARGZ द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे कैपिटल ARGZ द्वारा निरूपित किया जाता है। स्टूडेंट, जो हमारा मुख्य कोणांक यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, उसे कैपिटल ARGZ द्वारा निरूपित किया जाता है। और अब आप देखिए, अगर मैं इसे अब बार बार घुमाता रहूं तो मेरा एंगल, यहां पर मुझे वापस आना है तो मुझे 2 पाई डिग्री घूमना पड़ेगा। और जब मैं 2 पाई डिग्री घूमता हूं तो वो फिर मेरा व्यापक कोणांक यानी जनरल आर्ग्यूमेंट आ जाता है। तथा व्यापक कोणांक को स्मॉल ARGZ द्वारा निरूपित किया जाता है। तथा व्यापक यानी मुख्य कोणांक नहीं, यहां व्यापक कोणांक को, तथा व्यापक कोणांक को स्मॉल ARGZ द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां ARGZ यानी मुख्य कोणांक जो है वो किसके बराबर होता है, जनरल आर्ग्यूमेंट यानी व्यापक कोणांक किसके बराबर होता है, ARG प्लस 2n पाई, यानी 2 पाई का गैप होते हैं। ये हमारा हो गया व्यापक कोणांक। व्यापक कोणांक और मुख्य कोणांक के बीच में 2 पाई का गैप रह सकता है, वो तो बार बार घूम घूम के आता रहेगा, वो सेम पॉइंट आता जाएगा। अब आप देखिए, थीटा की बात चल रही है। मुझे थीटा निकालना है, मेरा जो मुख्य कोणांक है वो थीटा है, जो कि माइनस पाई और पाई के बीच में है। ओके, और जो मेरा थीटा होता है वो होता है tan इनवर्स y/x। ये मेरा थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में रहना चाहिए। अब आप देखिए, हम क्या देख रहे हैं, मैंने इसका नाम अल्फा ले लिया, माना अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। माना अल्फा मैंने इसका नाम दे दिया। अब आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि tan ना 0 से लेकर 90 तक, tan 0 से लेकर 90 तक सारे धनात्मक यानी सारे ऋणेतर मान रख लेता है। tan 0 पे 0, tan π/2 पर अनंत की तरफ जाता है, और tan यहां से यहां तक संतत भी है, यानी tan 0 पे 0, π/2 पर इन्फिनिटी की तरफ और संतत है, मतलब बीच की कोई वैल्यू नहीं छोड़ रहा। यानी tan 0 से 90 तक जाते हुए 0 से इन्फिनिटी तक के सारे मान रख लेता है, यानी 0 से इन्फिनिटी तक के सारे मान रख लेता है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं, tan के अंदर 0 से लेकर 90 तक पुट करोगे तो आप जो मान चाहो वो प्राप्त हो जाएगा।
आप जो मर्जी पॉजिटिव नंबर बोल दो, आपको ऐसा थीटा मिल जाएगा। उस थीटा के लिए tan आपको वो ऋणेतर संख्या यानी नॉन नेगेटिव नंबर इंटीजर दे देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप देखिए ये अल्फा, जब मैंने अल्फा ये लिखा, अब आप y और x अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज करते रहो, मॉड y बाई एक्स 0 से लेकर अनंत तक होने वाला है। आप अपनी मर्जी से x और y बदलते रहिए, tan इनवर्स के अंदर केवल 0 से लेकर इंफिनिटी तक की संख्या ही हो सकती है। अरे जब मॉड लगा है तो नेगेटिव आना नहीं है, तो बचा क्या, 0 से अनंत तक। सर y को 1 पुट कर दिया, x को 0, ठीक है। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2। सर मैंने ऊपर भी 1 नीचे भी 1, tan इनवर्स 1, यानी tan की वैल्यू 1 कहां होती है, पाई बाई 4। समझ रहे हो, यानी अल्फा की जो वैल्यू है ना वो 0 से लेकर 90 तक जाएगी, चेक कर लो चाहो तो। क्योंकि tan की वैल्यू 0 से 90 तक क्यों जाएगी, क्योंकि यहां पर tan के अंदर हमेशा जो भी पुट होने वाला है अल्फा में, भाई मॉड y बाई एक्स लगाए तो tan इनवर्स के अंदर जो भी जाने वाला है वो नॉन नेगेटिव है, यानी ऋणेतर है। और tan में खास बात क्या है, वो 0 से 90 तक सारे ऋणेतर मान रख लेता है। तो ये जो अल्फा है ये हमेशा 0 से 90 आने वाला है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पहले चतुर्थांश में है, कैसे पता लगेगा, अगर दोनों पॉजिटिव हुए। अगर मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पहले क्वाड्रेंट में है, तो आपका जो थीटा होगा, जो मुख्य कोणांक होगा, वो अल्फा के बराबर ही होगा। भाई पहले क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब आपका जो थीटा है वो 0 से 90 आना था। 0 से 90 आना था, जब x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो चाहे tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स लिखूं, चाहे tan इनवर्स y बाई एक्स लिखूं, दोनों का मतलब ही सेम है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा दोनों को बराबर ही रहना था। अब बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो मेरा थीटा है वो 90 से लेकर 180 के बीच में आना था, और अल्फा 0 से 90 है। अल्फा 0 से 90 है तो पाई में से जब आप 0 से लेकर 90 तक को माइनस करोगे, जब आप पाई में से 0 से 90 तक माइनस करोगे, तो आपका आंसर 90 से लेकर 180 तक ही आना है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मेरा x और y ऐसा है, अगर मेरा x और y ऐसा है कि मेरे जो सम्मिश्र संख्या है वो दूसरे चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। आपका थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। मेरा मतलब क्या है, जब थीटा मेरा क्या है, बेसिकली tan इनवर्स y बाई एक्स। x तो नेगेटिव है, x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, मान लेता हूं x नेगेटिव है। x नेगेटिव का मतलब कैपिटल X 0 से बड़ा, ओके। व्हाट इज tan इनवर्स माइनस थीटा, यानी इसको मैं ऐसा लिखता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y बाई माइनस एक्स। अच्छा ये देखो, tan थीटा की वैल्यू, अब ये y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, इसको मैं इधर ले आया, tan माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो मेरा एंगल तो 90 से लेकर 180 तक ही होना चाहिए था, इज इक्वल टू y बटा एक्स। तो मेरा पाई माइनस थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स y बटा एक्स।
सो मेरा थीटा क्या हो गया? सो माई थीटा बिकम्स मेरा थीटा क्या हो गया? पाई माइनस tan इनवर्स y बटा ग्रेट वाला x। अब आप देखिए यही अल्फा है। अब कोई पूछ सकता सर ये अल्फा कहां है? अल्फा में तो छोटा x है। तो देखिए अल्फा ये रहा, मॉड माइनस को खा गया, अब जब दोनों पॉजिटिव हैं तो मॉड चाहे हटा दो। तो यही तो अल्फा हो गया। तो थीटा क्या हो गया अपना? पाई माइनस अल्फा हो गया। तो मैं वही कह रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट में यानी द्वितीय चतुर्थांश में आपका आंसर क्या आने वाला है? द्वितीय चतुर्थांश में थीटा ऐसा आने वाला है। अब मैंने कहा था जीरो से यहां पाई तक हो गया है, अब बाकी होता है जीरो से माइनस पाई। अब क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। अब मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। ये थीटा बराबर माइनस अल्फा, ये थीटा बराबर नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा। क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये ऐसा होता है। सो इस प्रकार से इसे याद रखना है। इसको याद रखना है, समझ गए? भाई एक एक चीज रिपीट कराओगे तो सिलेबस कैसे? फिर तो टीचर सोचेगा बढ़िया है, मैं सीधा सीधा यही बता देता, यहाँ अल्फा होता है, यहाँ पाई माइनस अल्फा। अब हर चीज रिपीट करवाओगे तो रिकॉर्डेड वीडियो क्यों मिलती है? भाई या तो लाइव वाले मुझे सारे बोल दे कि हमें रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चाहिए, हम यहीं पर अगर एक बार समझ नहीं आएगा 4 बार रिपीट करा देंगे। रिकॉर्डेड वीडियो का मतलब क्या होता है? हाँ रोहित, मतलब यही तो है कि अगर कुछ समझ नहीं आया उसको दोबारा देखेंगे। फिर रिकॉर्डेड का सेंस क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये मुझे बता दो भाई, रिकॉर्डेड का सेंस क्या बचा हुआ? भाई रिकॉर्डेड अगर यही है कि सर जिसकी वीडियो छूट गई जिस दिन उस दिन नहीं है, तो फिर हमें फोन कर दे करो, सर आज की वीडियो छूट गई है, आज की दे दो हमें। रिकॉर्डेड का मीनिंग अब सोच के देखो, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, रिकॉर्डेड का मीनिंग क्या है? रिकॉर्डेड का मीनिंग यही है। लाइव में तो ऐसा होता है सर इसकी जगह अगर ये कर दें तो क्या होगा? ये डाउट्स का मतलब जब हम आपस में डिस्कस कर रहे होंगे, सर मैं ऐसी चीज कर रहा था, सर क्या उसमें वो हो सकता था? सर मैं तो उसको ऐसे सोच रहा था। अब ये चीज रिपीट है, ये तो सेम है, इसी को मैं सेम गाऊंगा, वो गाने का तो रिकॉर्डेड में भी वही गाऊंगा। मैंने क्या किया, जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में था तो एक्स नेगेटिव था तो और वाई पॉजिटिव था। अब यहां पर मॉड लगा हुआ था, तो मैंने कहा जब x नेगेटिव है तो x को मैंने माइनस पॉजिटिव क्वांटिटी के बराबर लिख दिया। तो मैंने वो लिखना चाहा क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फा के अंदर दोनों पॉजिटिव चीज थी। अब मेरा कैपिटल X पॉजिटिव है तो मैंने यहां लाया tan थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व ऐसे करते थे, y बाई माइनस एक्स। अब ये माइनस इधर ले गया, tan ऑफ माइनस थीटा को कैसे लिख सकते हैं? tan ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं और tan ऑफ पाई माइनस थीटा। बट सेकंड क्वाड्रेंट में चर्चा करनी थी इसलिए मैं पाई माइनस लिखने में इंटरेस्टेड था, tan ऑफ पाई माइनस थीटा। अब मैंने क्या किया, tan इनवर्स इधर आ गया, tan इनवर्स y बाई एक्स। और tan इनवर्स y बाई कैपिटल X कुछ नहीं है, अल्फा ही है। क्यों अल्फा है? सर y बाई आप माइनस एक्स लिखोगे तो मॉड के कारण सर वो माइनस तो वैसे ही गायब होना है, आना तो पॉजिटिव चीज ही है। तो y बाई कैपिटल X ही तो पॉजिटिव है सर, इसीलिए ये सीधा अल्फा आ गया। तो थीटा क्या आ गया? पाई माइनस अल्फा आ गया। माइनस पाई थीटा लेस देन इक्वल टू में इक्वल नहीं आया, क्यों? किस में नहीं आया? अरे भाई वो एक पॉइंट था जो रिपीट हो जाना था। वैसे तो डिफाइन किया है, इस क्यू का कोई मतलब नहीं है।
अगर दोनों जगह इक्वल क्यों नहीं आया, अगर ऐसा पूछना चाह रहे हो तो वो पॉइंट रिपीट हो जाता। जैसे आपने कहा 0 से पाई और 0 से माइनस पाई, तो वो अगर माइनस पाई भी इंक्लूड कर लेता तो ये पॉइंट 2 बार आ जाता। जैसे 0 से 2 पाई करते हैं तो या तो 0 पे इक्वल लगा दो या 2 पाई पे इक्वल लगा दो, वरना तो बार बार वो पॉइंट तो बार बार रिपीट ही होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो वो तो अब डिफाइन इस टाइप से किया है कि पॉजिटिव साइड में इक्वालिटी ले ली, वो माइनस नेगेटिव साइड भी इक्वालिटी ले लेते तो कोई सेहत को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। सर 10 में मोड कंफ्यूज कर रहा है। सही है, वेरी गुड। तो ऐसा है, तो इससे मुझे पता लगा अगर मेरे पास अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, मुझे सिर्फ अल्फा निकालना है आज से, सिर्फ अल्फा। अल्फा निकलते ही बस उसके बाद देखना है कौन से क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मेरा काम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे यही काम करना है विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आप देखिए, कई बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आ जाता है। जैसे अब मान लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, इसके ऊपर ही आ गया, या एक सेकेंड, ये पॉइंट मान लो 0,1 है। तो 0,1 का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक रेखा को 90 डिग्री घुमाया, इसका मतलब क्या होता है, आर ई आयोटा थीटा। आर ई आयोटा थीटा का मतलब क्या है, थीटा डिग्री घुमाना और मूल बिंदु से आर दूरी पर काटना। आर का मतलब मूल बिंदु से दूरी, और थीटा का मतलब प्रारंभिक रेखा को कितना डिग्री घुमाया है। और अगर आप इसको ओपन करो, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो z बराबर आयोटा को ऐसे लिखा जाता है। अब सेकंड में अगर मैं z बराबर 1 बोलूं तो वो ये रहा, 0 डिग्री घुमाया, मूल बिंदु से एक दूरी पर काटा, एक दूरी 0 डिग्री घुमाया। ये बोल रहा हूं इन कोणांकों को तो तब निकालोगे अगर वो इन लाइनों पर नहीं हुआ। अगर अक्षों पे ही आ गया तब तो आप डायरेक्ट देख सकते हो। सपोज ये रहा, यानी z बराबर -1 क्या है, पाई डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से एक दूरी पर काटा, एक दूरी और पाई डिग्री घुमाया। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, साइन पाई तो 0, कॉस पाई -1। ये आपको पता ही है कि साइन पाई 0 होता है, साइन एन पाई 0 होता है ना भाई। और ये क्या है, z बराबर माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का मतलब 0 -1 आयोटा। तो ये क्या है, माइनस पाई बाई 2 डिग्री घुमाया, क्योंकि अब मुझे पाई के आगे मैं ऐसे नहीं बढ़ता हूं, क्लॉकवाइज घूम लेता हूं। एक दूरी पर काटा मूल बिंदु से और कितने डिग्री घुमाया, -π/2। तो ये क्या है, e माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। e माइनस आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो कॉस π/2 तो 0, साइन π/2 1, माइनस आयोटा इंटू 1। तो इस प्रकार से अगर इन अक्षों के ऊपर कोई बिंदु आता है
तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि उसका कोणांक क्या है। मगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मापांक या कोणांक निकालते हैं तो उससे पहले आप उसे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, जो उसका मानक रूप है x प्लस आयोटा वाई का, उस रूप में व्यक्त कीजिए। उस रूप में व्यक्त करने के बाद ही आप अपना काम करना शुरू करें। ओके हाँ विद्यार्थियों, जैसे कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस गुना कर देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर z पता है, अब माइनस का मतलब है बेसिकली आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 गुना किया। अब आप देखिए z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कैसे लिखा जा रहा होगा, r e आयोटा थीटा की तरह ही लिखा जा रहा होगा। -1 का मतलब है ये रहा -1, यानी 180 डिग्री घुमाया और एक दूरी पर काटा। ऐसा, यानी ये कुछ ऐसा बन गया। यानी -z में भी r, देखो इसमें भी r वही है, z में भी, और -z में भी r वही है, बट z का जो एंगल है वो थीटा था और इसका थीटा प्लस पाई हो गया। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो आप? एक मिनट, चलो एक सेकंड सुनो मेरी बात। मैं कहना चाहता हूं, वापिस आ रहा हूं मैं उसी पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर e आयोटा अल्फा गुना करता हूं, मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर e आयोटा अल्फा गुना करता हूं तो आखिर इसका तात्पर्य क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ, सर देखिए आपने इन प्रारंभिक रेखा को थीटा डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से r दूरी पर काटा और ये आपको r कॉमा थीटा आपका z मिल गया। क्यों z मिल गया? क्योंकि ये सर r दूरी है। दिख नहीं रहा क्या r? तो r दूरी है सर, थीटा डिग्री घुमाया, मूल बिंदु से r दूरी पे काटा, तो ये r कॉमा थीटा पॉइंट है जो कि यहां z को लिया है। अब मैंने इसे e आयोटा अल्फा से गुना किया। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को e आयोटा से गुना करने का मतलब और कुछ नहीं, लेंथ तो सेम रखी मगर उसे अब थीटा की जगह थीटा प्लस अल्फा डिग्री से घुमाया। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को e आयोटा अल्फा से गुना करने का मतलब उसे अल्फा डिग्री और घुमा दीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि ये जो प्रारंभिक रेखा को थीटा डिग्री घुमाने पे z आया, बट z e आयोटा अल्फा कैसे आएगा? थीटा नहीं, थीटा प्लस अल्फा, और अल्फा डिग्री घुमा दीजिए। बट ये उतना ही रखिए, ये आ रहा है आपका z e आयोटा अल्फा, ऐसा। तो आप इस बात को समझिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में e आयोटा अल्फा गुना करने का मतलब है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फा डिग्री घुमाना। यहां पर अल्फा जो है अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज घूमता है। आप मेरी बात समझिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं e आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई करता हूं तो यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर को घुमा रहा हूं अल्फा डिग्री से। अब यहां पर देखो, अब आप देखें, मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 से मल्टीप्लाई किया। -1 का मतलब है ये रहा, यानी पाई डिग्री घुमाया, एक दूरी पे काटा, तो यानी r में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, मगर थीटा किससे बदल रहा है? थीटा प्लस पाई से। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पाई डिग्री घुमा दो। पाई डिग्री घुमाने का मतलब, अब वापिस आ जाओ सोच के, जैसा मैंने एक बार किया था, मैं कल या परसों की क्लास याद दिला रहा हूं। ये देखो, ये रहा आपका z जो थीटा डिग्री था, मूल बिंदु से r दूरी थी,
इसे और पाई डिग्री घुमाऊं, याद आया, यही तो माइनस जेड था। याद करो माइनस जेड कहां आया था? अरे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से गुना करने का मतलब और कुछ नहीं, खुद z जो था वो थीटा डिग्री घुमाने पे आ रहा था, ये थीटा प्लस पाई हो गया, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पाई डिग्री और घुमा दो तो ये मिल गया आपका माइनस z। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसे पाई डिग्री घुमाना, उसे पाई डिग्री घुमाना। ऐसा ही मैंने किया था। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसे पाई डिग्री घुमाया जा रहा है। विद्यार्थियों, मैं करूं जरा एक बार। अच्छा देखो, बताइए अगर मैं आपको कहूं ये प्लॉट करो -2, अब कहने को तो आप कहोगे सर आर तो माइनस होता ही नहीं है। नो डाउट आर माइनस नहीं होता है, तो इसको पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर z जो है वो लिखा हुआ है आर ई आयोटा थीटा। -1 से मल्टीप्लाई करने पहले -1 सोच लें, पाई डिग्री घुमाना और मूल बिंदु से एक दूरी पर काटना। फाइव पाई/4 डिग्री घुमाया, पाई प्लस पाई/4 और मूल बिंदु से 2 दूरी पर काटा। इसे -2, पाई/4 भी कह सकते हैं, 2, 5 पाई/4 भी कह सकते हैं। बट इसमें मैं वहां से बाहर चला गया। किससे? मुख्य कोणांक से। ये रहा और ये रहा मेरा 2, पाई/4। तो -2, पाई/4 कह लो या फिर कह लो 2, 5 पाई/4। अब उसको क्लॉकवाइज देखते तो क्लॉकवाइज, अब इसको अगर आपको उसमें लाना है मुख्य कोणांक में तो 2 पाई प्लस कर दो या माइनस कर दो। सर 2 पाई प्लस करने से तो और बढ़ेगा, तो माइनस कर दो भाई। मैंने क्या कहा है भाई, यही तो संबंध होता है। अब आपने कहा सर 5 पाई/4 तो ये है क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता, तो ठीक है ये माइनस कर दो। अब n की वैल्यू 0 रखोगे तब तो सर आएगा ही नहीं। n की वैल्यू सर 1 रखो, -1 रखोगे तब भी नहीं आएगा। 1 रखो सर, हाँ 1 रख के 5 पाई/4 -2 पाई कितना होता है? 8 लघुत्तम आ गया, -3 4 एलसीएम आ गया। सो ये पॉइंट है -3 पाई/4। आप इसी को पॉइंट को आप क्या कह सकते हो? चलो देख लेते हैं क्या ये सच है। z इज इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा। अरे यही तो किया मैंने, -3 पाई/4 डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से 2 दूरी पे काटा। 2 तो 2 है, कॉस -3 पाई/4, उसमें तो माइनस हट गया, प्लस आयोटा साइन -3 पाई/4।
ऐसा। cos 3 π/4 क्या होता है, वैल्यू निकालो। cos 3 π/4 क्या होता है, cos 3 π/4 क्या होता है, cos पाई माइनस π/4, दैट इज cos π/4। cos पाई माइनस π/4 माइनस cos π/4। साइन पाई माइनस π/4 साइन π/4, माइनस अगर मैं कॉमन निकाल दूं, माइनस कॉमन निकाल दूं तो इन दोनों में प्लस आ जाएगा। cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड, जो सोचा था वही आ गया, -2 π/4। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, देख लो, नोट कर लो, विचार कर लो, समझिए क्या हो रहा है ये। अगर मैं इसे मुख्य कोणांक में ही लाना चाहता, इनके बीच में रिलेशन ये है, यानी जो ये मुख्य कोणांक है इसमें 2π 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 जोड़ते या घटाते रहो तो आपको ये जनरल आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। और कोई ये है तो इसमें से कुछ ना कुछ घटाने के बाद आप वापस मुख्य कोणांक में आ सकते हो। मतलब ये रिलेशन होता है इनके बीच में। छोटी छोटी चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं, बस समझते जाओ, पेपर में तकलीफ दे ही नहीं सकता वो। कुलजीत जी हाथ में क्या गड्ढा करने में लगा हुआ है? आ गया सर समझ, वेरी गुड। एक स्टूडेंट, सर इसका यूज क्या है? वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है। एक चीज होती है जिसको कहते हैं सब्र, जीवन में रखना बहुत जरूरी है। पता लगेगा बिल्कुल किसका क्या यूज है। जी, अगला पेज कर दूं? सर इसका मतलब यही है ना कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल कर 2π ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल के 2π 4π। अच्छा ये देखो, एक मिनट अगला पेज करता हूं पहले मैं। बिल्कुल सही कहा। जैसे ये रहा कोई भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, ये पॉइंट है मान लो 2 π/4, यही पॉइंट है 2π + π/4, यही पॉइंट है 2 4π + π/4। ऐसे बढ़ता जाऊंगा। अरे भाई इसका मतलब है प्रारंभिक रेखा को π/4 डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से 2 दूरी पे काटा। अब π/4 के बाद दोबारा 2π डिग्री घुमा दिया, दोबारा यही तो आएगा। फिर 2π डिग्री घुमा दिया, 2π घुमाते रहो, यही प्राप्त करते जाओ।
ये पॉइंट एक ही थोड़ा है। सही है, बढ़ू आगे? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा देखिए, कोणांक तथा मापांक ज्ञात करें। कोणांक तथा मापांक ज्ञात करें। जी, देख रहे हैं?
सिक्स्थ में अल्फा पे रिस्ट्रिक्शन देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब ओके ठीक। अब जो पहला क्वेश्चन है, मॉड जेड निकालना है तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वो क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। अब थीटा निकालना है, सबसे पहले अल्फा निकालें। मॉड y बाई एक्स, tan की वैल्यू 1/√3 कहां होती है? π/6 पर। तो थीटा क्या हो गया? कौन सा क्वाड्रेंट है? x नेगेटिव y पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होता है पाई माइनस अल्फा। एक स्टूडेंट कह रहा है सर आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। सबको क्लियर दिख रहे हैं? क्लियर है ना सब? क्लियर है, बस ठीक है। तो हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और अगर अल्फा निकालना है, मॉड y बाई एक्स, tan की वैल्यू √3 कहां होती है? π/3 पर। x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या है? आप देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन मैं कभी नहीं करूंगा, वो इसलिए नहीं करते कि सीधा z बराबर माइनस आयोटा आ गया। -π/2 डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से एक दूरी पर काटा। जो x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर होता है वो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। अब इसके लिए मुझे अब अगले पेज पे जाना पड़ेगा। इतना हो जाए तो बताएं। जी बढ़ू आगे। एक बार मैं लास्ट देख लेता हूं, थोड़ा सीक्वेंस हल्का सा चेंज कर लेता हूं। शायद 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा हो, है। पीछे पेज है ना, ठीक है। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ओके, अब मॉड जेड करना है। एक तरीका तो है रैशनलाइज कर लो, परिमेयकरण कर लीजिए, परिमेयकरण। मगर एक तरीका अपने को पता भी है कि सर ये तो मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि ये अलग अलग हो जाते हैं। एक तरीका है परिमेयकरण कर लीजिए, थीटा निकालने के लिए तो करना ही पड़ेगा, बट यहां मॉड तक तो जरूरत नहीं थी। और वो क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, √2 बटा √2 1। जी
एंगल हम नॉर्मली रेडियन में ही लेते हैं, और z वैसे क्या है, वन प्लस आयोटा का स्क्वायर। आप सॉल्व करके देखें। अरे आयोटा ही था क्या ये, और आयोटा आ गया फिर तो खत्म ही था, क्यों इतना सॉल्व किया। π/2 डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से एक दूरी पर काटा। फालतू में इतना लंबा सॉल्व कर दिया। हाँ अमित जी, समझ आ रहा है? विश्व प्रताप जी, आपको वेरी गुड। तो देखिए अब मैं अगला बढ़ता हूं, एक बार वापस आता हूं। ये है 2 माइनस आयोटा, चलो इसको घर पे करना, पांचवा देखता हूं मैं। साइन π/5 प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस π/5, साइन π/5 चलो मॉड निकालना है, मॉड तो आसान है। अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, काल्पनिक का स्क्वायर और वास्तविक का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, टू कॉमन आ गया, ऐसा। अब ये जो भी होता है 180/5 कितना होता है, कितना है 36। हाँ ठीक है, तो cos 36 की वैल्यू अपने को पता ही होती है, वो जो भी होती है वो हम निकाल सकते हैं, जो भी होगा फाइंड कर लेना। ये जब ट्रिग्नोमेट्री करवाएंगे तब देखेंगे। ठीक है ना, बट अपना कंसर्न पूरा हो गया यहां पर कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ गया है। कॉम्प्लेक्स के रेंज में इतना ही था, मगर अब हम कर रहे हैं, मेरा मेन काम था इसका कोणांक निकालना। क्वेश्चन कोणांक था मगर मैंने सबके ऊपर मापांक लिख दिया। अब कोणांक के लिए एक तरीका तो ये है, अगर मैं एक तरीका सोचूं तो ऐसा, 1 माइनस कॉस दिखते ही 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस अपना फेवरेट फॉर्म है, और 1 माइनस कॉस का मतलब होता है 2 साइन स्क्वेयर θ/2। और जब इसका एंगल आधा कर दिया है तो इसका एंगल भी आधा करें। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने इस रूप में लिख दिया। अब यहां पर 2 साइन π/10 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन गया, cos π/10 प्लस आयोटा साइन π। अरे सर ये तो पूरी की पूरी वही फॉर्म बन गई, सीधा पोलर फॉर्म ही बन गई। आप क्यों अलग अलग थीटा और मॉड निकाल रहे हैं? ये देखिए z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तो सीधा उसी रूप में बदल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्या मॉड z कर रहा हूं, इसको जो आप मन में सोच रहे थे ना कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वेयर θ/2, √2 बाहर आएगा, √2 √2 2 और साइन π/10 बन जाएगा। वही तो आ रहा है मॉड।
ये बन गया मॉड और ये बन गया थीटा। सो अपना मॉड जेड क्या आ गया, 2 sin π/10, और थीटा क्या आ गया, π/10। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है भाई, बता दीजिए। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो ऐसे देख सकता था मैं। आगे करूं एक बार, अगला पेज कर लूं। अच्छा ये देखिए, साइन ऐसा होता है 0 से π/2 तक पॉजिटिव रहता है, और ये π/5 है तो ये तो पॉजिटिव है, और 1 माइनस कॉस ये भी पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में है। तो थीटा बराबर अल्फा ही है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। वन माइनस कॉस 2 साइन स्क्वेयर θ/2, ऊपर वाले का एंगल हाफ किया है तो नीचे का भी कर दो। साइन बटा कॉस 10, थीटा आ गया। ऐसे भी देख सकते थे आप जी, ऐसे भी देख सकते थे। तो घर पे ट्राई कीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। बाकी शीट के क्वेश्चन देख लेना, कोई और कोणांक और मापांक हो तो, कोई और कोणांक और मापांक हो तो। सिक्स्थ को समझाना कल मैं, अच्छा होमवर्क है, होमवर्क कराऊंगा ही मैं। इन दोनों में से एक को कराऊंगा, अब देख लेना, तुम्हारी मर्जी है किसको करवाना हो। दोनों नहीं करूंगा मैं, अब वो तुम्हारे हिसाब से देख लेना। कल की रिकॉर्डेड नहीं मिली, बच्चे करे कल की रिकॉर्डेड क्लास अब डलेगी क्या? हाँ अब डलेगी, अभी आज ही डल जाएगी, अभी आफ्टर 1 आवर। पढ़ लो मिलकर, सब मुझे दिख रहा है कौन कैसे कैसे पढ़ रहा है। हाँ रोहित, यहां से एक क्लिक करते ही ना कोई भी गायब हो सकता है। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे। एक मिनट क्या था?